नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह आपके लिए एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है मेकिंग अ डिफरेंस। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे टीचर से जो कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय महेश पुनेठा जी। महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सर। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमसे जुड़ रहे हैं और बातचीत हो पा रही है। तो मैं सभी दर्शकों से आपका परिचय करवाना चाहती हूँ। तो जी। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं महेश चंद्र पुनेठा जी, जो कि पिथौरागढ़ में अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आपकी भय अतल में कविता संग्रह, पंछी बनती मुक्ति की चाह, कविता संग्रह, दीवार पत्रिका और रचनात्मकता, शिक्षा के सवाल आदि पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी वागार्थ, कथादेश, बया, समकालीन, जनमत आदि विभिन्न हिंदी पत्र पत्रिकाओं में 100 से अधिक कविताएं, लघु कथाएं, आलोचनात्मक लेख व समीक्षाएं प्रकाशित हो चुके हैं। आप शिक्षा पर केंद्रित पत्रिका शैक्षिक दखल का संपादन भी कर रहे हैं। आप साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा जन चेतना के विकास कार्य में गहरी अभिरुचि रखते हैं। आपने बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाने और पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए दीवार पत्रिका एक अभियान का संचालन भी किया, जो देश भर में काफी लोकप्रिय हो रहा है। आप पढ़ने की संस्कृति के विकास के लिए गांव-गांव पुस्तकालय खोलने का भी अभियान चला रहे हैं। आप साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मित्रों के साथ मिलकर समय-समय पर गोष्ठियों, कार्यशालाओं, सेमिनारों एवं महोत्सवों का भी आयोजन करते रहते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप यहाँ आए धन्यवाद। और आपसे मिलने को बहुत सारे दर्शक यहाँ पर आतुर हैं। तो आपका अध्यापन में कार्य में 28 वर्षों का अनुभव है। तो जब आपने शुरुआत जब की इस क्षेत्र में जब आप आए और 28 वर्ष आपने यहाँ पर निकाले हैं, क्या परिवर्तन आपको दिखा है इस शिक्षा के क्षेत्र में? सर्वप्रथम उषा जी, मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस मंच में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया है और यहाँ जुड़े हुए सभी सुधी दर्शकों का और मित्रजनों का मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज की इस बातचीत की शुरुआत आपने जिस प्रश्न से की है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 28 सालों में यदि व्यवस्थागत दृष्टि से देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इन 28 सालों में तमाम जो अनुभव ग्रहण करने के मौके मुझे मिले हैं, उन अनुभवों ने मुझे काफ़ी समृद्ध किया है, काफ़ी सिखाया है और उन तमाम विद्यार्थियों के साथ और शिक्षकों के साथ जो कार्य करने का मौका मुझे मिला, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने, समझने के अवसर मिले और मैंने अपनी समझ को इन 28 सालों में बेहतर किया। क्योंकि यदि मैं उन सालों को याद करूं, जब 1993 की बात है, मैं एक प्राथमिक विद्यालय में एक सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुआ था और जब मैं उस विद्यालय में गया, एक दूरस्थ क्षेत्र का विद्यालय था और वहाँ पर मेरे से पूर्व जो शिक्षक कार्य कर रहे थे, वो एक व्यवस्था में उस विद्यालय को चला रहे थे। कहने का आशय यह है कि किसी अन्य विद्यालय के साथ-साथ वो उस विद्यालय का कार्य भी देख रहे थे और मेरे वहाँ जॉइन करते ही उन्होंने मुझे कार्यभार सौंपा और वो अपने मूल विद्यालय को चले गए। तो इस तरह से मेरे कार्य की शुरुआत ही एक एकल
अध्यापकीय विद्यालय से हुई, जहाँ पर एक शिक्षक 5 कक्षाओं को पढ़ाता था। और वहाँ से शुरुआत करके धीरे-धीरे बहुत लंबे समय तक मैं लगभग 8 साल तक उस विद्यालय में रहा और अधिकांश समय मुझे अकेले ही काम करना पड़ा। फिर कुछ स्थितियाँ बेहतर हुई, कुछ दूसरे विद्यालय में जाने पर वहाँ पर स्टाफ भी मिला, थोड़ा काम करने की अनुकूल परिस्थितियाँ भी थी। उसके बाद 2009 में मैं माध्यमिक शिक्षा में आ गया। एक सामाजिक विज्ञान में एलटी स्तर पर पढ़ा रहा हूँ और तब से मैं राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल में कार्यरत हूँ। तो इन 28 सालों में तमाम उतार-चढ़ाव मैंने देखे और तमाम भूमिकाओं में मुझे कार्य करने का अवसर मिला। स्कूल से लेकर प्रशिक्षण संस्थानों में, कार्यशालाओं में, पाठ्य पुस्तक लेखन में, एससीईआरटी में, तमाम संस्थाओं के साथ कार्य करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा, समझा और ये समझ में आया कि हमारे एक शिक्षक की चुनौती उस दिन से ही शुरू हो जाती है जब वो अपने पहले विद्यालय में जाता है और जब वहाँ पहुँचता है तो वो पाता है कि जो उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, एक तरह से वो प्रशिक्षण तो पूरी तरह से कागजी या सैद्धांतिक था और व्यवहार में जब उतारने की बात आती है तो उसमें बहुत कुछ काम का नहीं होता है। और ये प्रशिक्षण जो सेवारत पूर्व दिए जाते हैं, सेवा से पूर्व जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उनका स्तर भी समझ में आता है वहाँ जाने के बाद कि हम क्या सीख समझ के आए हैं और उसको किस तरह से यहाँ पर लागू करें। बहुत व्यावहारिक चीज़ें हमें नहीं बताई जाती हैं, हम न बच्चे के मन को बहुत अच्छी तरह से समझने के योग्य होते हैं और न ही शिक्षा की समझ बहुत गहरी हो पाती है प्रशिक्षणों से। लेकिन जब हम काम करते हैं और काम करते हुए तमाम तरह का जो साहित्य, शिक्षा का साहित्य है उसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उसको अपनी कक्षा में ले जाने का प्रयास करते हैं, तो तब जाकर समझ में आता है कि चीज़ें क्या हैं और कैसे की जा सकती हैं। तो शुरुआत में जब मैं अपने पहले विद्यालय में गया तो एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट शिक्षक जिसकी जो छवि हमेशा से हमारे परंपरा में मानी गई है कि एक डंडे वाला शिक्षक जो होता है, जो बच्चों को डराकर उनको पढ़ने के लिए बैठाता है और रटाता है, तो कुछ उसी तरह का मेरा भी व्यवहार था। लेकिन जब देश दुनिया के शिक्षा में हो रहे नए प्रयोगों से मैं वाकिफ हुआ, कुछ किताबें मैंने पढ़ी, चाहे वो गिजुभाई की हों या वसीली सुखोलोमस्की की हों, समरहिल जैसी किताबें हैं या डेविड आसबरो की किताबें हैं। इन तमाम किताबों को और उसी दौरान में मैंने कृष्ण कुमार को भी पढ़ने का मुझे मौका मिला और साथ ही विभिन्न कार्यशालाओं में, जो शिक्षा से जुड़ी हुई कार्यशालाएँ हैं, उनमें जाने लगा तो बहुत सारी चीज़ें मेरे समझ में आई और वहाँ से कार्यशालाओं से लौटकर मैं अपने विद्यालय में फिर उन प्रयोगों को करने लगा। तो धीरे-धीरे मेरे समझ में आया कि एक शिक्षक की असली भूमिका क्या होती है। वो भय से नहीं बल्कि प्रेम से ही बच्चों को सिखा सकता है और मैं 3 शब्दों पर विशेष रूप से जोर देता हूँ, स्वतंत्रता, संवाद और विश्वास। मुझे लगता है कि ये 3 तत्व हैं जो एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनको साथ लेकर वो अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकता है और भयमुक्त वातावरण में शिक्षा देते हुए उन्हें रचनात्मक बना सकता है। और फिर धीरे-धीरे उस दिशा में काम करना शुरू किया, तो आज की तिथि में बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ कि मेरे समझ में आई चीज़ें तो और मैं तो यही कहूँगी कि मैंने भी इतने वर्षों तक स्कूल में पढ़ाया और हर साल जो भी बच्चे होते हैं सब अलग ही दिखते हैं। ऐसा हम मतलब सिमिलैरिटी एक बच्चा कहीं किसी का साथ नहीं, कहीं न कहीं कुछ बदलता है और उसी के साथ आपकी पढ़ाने की पद्धति भी बदल जाती है। हर बिल्कुल, बच्चा जो है सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं आता, वो बहुत इमोशनल चीज़ों के लिए कनेक्ट होने के लिए भी आता है और हर बच्चा अलग है। और उसमें भी जी, चैलेंजेस हैं, कोई वीक है तो वो भी वीकनेस एक अलग तरह की दिखाई देती है, क्योंकि मैं भाषा की शिक्षिका रही, तो कोई भी अनुभव जो होता है
जितने वर्ष चाहे हम लगा दें, फिर भी कहीं न कहीं कोई एक नया अनुभव फिर से प्राप्त होता है, और वो हर कक्षा में, हर सेक्शन में कहीं न कहीं फिर से एक नई चीज़ निकल कर आती है, भई इसको कैसे टैकल किया जाए। चाहे ये बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन बहुत क्रिएटिव भी है, क्योंकि आपको पूरा साल मिलता है उस बच्चे के साथ, और आप किस तरह से उसमें बदलाव करते चले जाते हैं। और बिल्कुल सही कि बिगिनिंग जब होती है, जब हम लोग की, और जो हम अब इतने साल जब बिता चुके होते हैं, हम में भी, खुद में भी बहुत परिवर्तन आता है। और आसपास का जो माहौल है वो भी बदल रहा है, तो बच्चा जो पहले हमें 28 साल पहले मिलता था, वो बच्चा अब नहीं मिलता। तो हमें भी समय के अनुसार अपने आप को बदलना होगा। बच्चे तो बहुत तेज हैं अलग अलग तरह से, तो हमें भी ये बदलाव लाना पड़ता है। और बहुत सारे बदलाव वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं, बहुत सारी, अब बहुत सारी चीज़ें नई-नई आ रही हैं, जिसके लिए हम सबको प्रिपेयर होना पड़ता है। तो बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पास आपकी ये पत्रिका है, शैक्षिक दखल, जो मैं लेती हूँ, और बहुत ही शानदार है, आप इसका संपादन कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएँ सबको कि किस तरह से जी ये आती है? हाँ, इसमें किस तरह के मुद्दे आप लेते हैं? उषा जी, ये जो शैक्षिक दखल पत्रिका है, एक तरह से शिक्षकों का एक सामूहिक प्रयास है। और इसकी शुरुआत आज से लगभग 10 साल पूर्व शिक्षकों के एक छोटे से समूह के द्वारा की गई। और इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह था कि तमाम जो शिक्षा के क्षेत्र में देश दुनिया में नए प्रयोग हुए हैं, उन प्रयोगों को शिक्षकों तक पहुंचाया जाए। और दूसरा, जो हमारे शिक्षक साथी अपने अपने विद्यालयों में जो नए प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रयोग उन्हीं के स्कूल में न रहकर दूर दूसरे विद्यालयों तक भी पहुंचे, देश भर में पहुंचे। एक अच्छा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। और इस बात को समझते हुए हमें लगा कि भाई ऐसा करने के लिए जरूरी है कि कोई एक मंच हो, एक सूत्र हो। और शैक्षिक दखल को हमने उसी एक मंच के रूप में, एक पुल के रूप में शुरू किया। और हमारी कोशिश है कि इसके माध्यम से हम अपने शिक्षक साथियों द्वारा जो विभिन्न स्कूलों में नए प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके अनुभवों को एकत्र करें और दूसरे स्कूलों तक पहुंचाएं, दूसरे शिक्षक साथियों तक पहुंचाएं, ताकि अच्छे काम का अनुकरण करते हुए और भी अधिक बच्चों को उससे लाभान्वित किया जाए। और एक बात हमें ये भी लगती है कि जब एक शिक्षक अपने विद्यालय में किसी नवाचार को करता है, तो उस नवाचार को करते हुए तमाम उसकी सीमाएं भी होती हैं। और जब वो दूसरे विद्यालय में पहुंचता है वही नवाचार, तो उसकी सीमाओं पर भी काम होता है और वो ज्यादा पहले की अपेक्षा बेहतर होकर आगे बढ़ता है। जी। नई चीजें उससे जुड़ती हैं। और फिर इसी तरह से वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो नवाचार, उसमें नई नई चीजें जुड़ती चली जाती हैं। और एक बहुत बेहतरीन कोई प्रयोग फिर सामने आता है। और हमें लगता है कि एक शिक्षक को हमेशा रचनात्मक होना चाहिए, क्योंकि यदि शिक्षक ही रचनात्मक नहीं होगा तो वो बच्चों के भीतर रचनात्मकता का विकास नहीं कर सकता है। और मैं तो बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि भाई शिक्षा का मतलब ही रचनात्मकता है। जी। यदि शिक्षा में रचनात्मकता नहीं है तो वो सही अर्थों में शिक्षा नहीं है। वो साक्षरता हो सकती है, वो प्रशिक्षण हो सकता है। शिक्षा का काम ही नया करना है। बिल्कुल। और बच्चों के अंदर इस बात को ले जाने के लिए हमें लगा कि भाई ऐसा कोई मंच हो जिसमें शिक्षकों को शामिल किया जाए, अभिभावकों को शामिल किया जाए, शिक्षा में रुचि रखने वाले तमाम लोगों के उसमें विचार आए और उन पर हम वाद विवाद संवाद करें, पर चर्चा करें और कुछ बेहतर सामग्री तैयार करके सभी लोगों के सामने लाएं। क्योंकि अपने ही अनुभव से हमने ये सीखा कि जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि शुरुआत में मैं एक डंडे वाला शिक्षक हुआ करता था, और आज मैं ये मानता हूं कि भाई डंडा कभी भी किसी बच्चे का भला नहीं कर सकता है। तो ये जो परिवर्तन आया मेरे विचारों में, तो कहीं ना कहीं वो
जो हमसे पहले के शिक्षक, चाहे वो गीजू भाई हों, वसीली हों या एएस नील हों, आसब्रो हों या गांधी और तमाम जो शिक्षक हैं जिन्होंने प्रयोग किए और उन प्रयोगों को उन्होंने लिखा भी, उनका दस्तावेजीकरण किया और उनको पढ़ने के बाद, उनकी डायरियों को पढ़ने के बाद, लेखों को पढ़ने के बाद, अनुभवों को पढ़ने के बाद हमें बहुत कुछ बातें समझ में आई और हम उन पर काम करने लगे। तो हमने अपने काम को बेहतर किया। इसलिए हमको लगता है कि ऐसे प्रयोग अधिक से अधिक शिक्षकों तक जाने चाहिए। बिल्कुल। और एक बात और मुझे बार-बार लगती है कि हमारे बीच काम करने वाले शिक्षकों की कमी नहीं है। बहुत सारे शिक्षक हैं जो काम करना चाहते हैं, काम करने का जज़्बा है उनके पास और वो बच्चों को बेहतर शिक्षा देना भी चाहते हैं। लेकिन उनके समझ में ये नहीं आता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? जब हम कहते हैं कि भयमुक्त वातावरण में शिक्षा होनी चाहिए या खेल-खेल में शिक्षा की बात करते हैं, तो लोगों को ये तो समझ में आता है कि निश्चित रूप से खेल-खेल में शिक्षा होनी चाहिए, आनंद के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। लेकिन उनके समझ में ये बात नहीं आ पाती कि आखिर हम इसको करें कैसे? कैसे कक्षा-कक्ष में हम एक आनंददायी वातावरण का सृजन करें? तो इसके लिए ज़रूरी है कि भई इस तरह के प्रयोग जो हमारे से पहले के शिक्षकों ने किए हैं, तो उनको यदि नए शिक्षक साथियों के साथ बाँटा जाए, तो निश्चित रूप से लाभ होता है। और इसी उद्देश्य को लेकर हम शैक्षिक दखल पत्रिका निकाल रहे हैं और एक एक और उद्देश्य इसके साथ है हमारा जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं एक सरकारी शिक्षक हूँ और इस पत्रिका के साथ जो संपादक मंडल है या सहयोगी हैं, वो तमाम सरकारी विद्यालयों के शिक्षक हैं। तो हम सभी का ये मानना है कि जो आज सरकारी शिक्षा के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण पूरे समाज में व्याप्त हो गया है और जिस तेजी से ये फैलता जा रहा है और सरकारी शिक्षा के सामने विश्वास का संकट पैदा हो गया है। लोग उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। आप अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, तो बावजूद इसके अभिभावक आपके विद्यालय में बच्चों को भेजने की अपेक्षा बगल के किसी निजी विद्यालय में, वो एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि इस विश्वास के संकट को दूर करने की भी ज़रूरत है और हम शिक्षक ही इस काम को भी आगे ले जा सकते हैं और उस चुनौती से लड़ने के लिए भी हमने ये पत्रिका निकाली। और जो एक प्रोपेगेंडा सरकारी शिक्षा के खिलाफ फैलाया जा रहा है, इसको मैं कभी-कभी षड्यंत्र भी मानता हूँ मैं तो। मुझे लगता है कि जानबूझकर इस काम को किया जा रहा है ताकि एक स्थिति ऐसी पैदा हो जाए कि सरकारी शिक्षा को यदि पूरी तरह से समाप्त भी कर दिया जाए तो जनता की ओर से कोई आवाज नहीं उठे, तो उसके लिए एक वातावरण सृजित किया जा रहा है ताकि उन निजी विद्यालयों को और ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए हम सभी सरकारी शिक्षकों की चिंता है कि भाई हम इस बात को समझें और लोगों तक ले भी जाएं और अभिभावकों से भी संवाद करें और कहीं ना कहीं सरकार से भी हम अपनी बात कहें इस माध्यम से। भाई ऐसा नहीं है, हमको भी समझा जाए, हमको भी सुना जाए। आप सारा ठीकरा एक शिक्षक के ऊपर फोड़ देते हैं कि यदि सरकारी शिक्षा खराब हुई तो इसके लिए जिम्मेदार सरकारी शिक्षक हैं। मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। ये जरूर है कि शिक्षक उसका एक महत्वपूर्ण अंग है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन पूरी की पूरी तरह से ये कह देना कि सरकारी शिक्षक काम नहीं करते हैं इसलिए सरकारी शिक्षा खराब हो गई है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और हम इस पत्रिका के माध्यम से उन कारणों को भी समाज के सामने भी और सरकार के सामने भी रखना चाहते हैं और विनम्र एक अनुरोध करना चाहते हैं कि भाई यदि आपको सरकारी शिक्षा को निश्चित रूप से अच्छा करना है तो उसके लिए इन बिंदुओं पर काम करना होगा और शिक्षकों को भी साथ लेना होगा, उनको भी विश्वास में लेना होगा, उनकी भी बातें सुनी जानी चाहिए, उनके मनोविज्ञान का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो तो एक तरह इन से ना तमाम बातों को इसमें कहने के लिए सारे शिक्षकों का अनुभव वगैरह जो लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा दस्तावेज है। तो जो आने वाले लोग हैं वो भी इसको जब पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो देखेंगे कि किस तरह से बातों को आगे रखा गया है, ये समस्या वो कितनी देख रहे हैं और किस तरह से उसको सॉल्व भी करेंगे। तो इसी तरह से आपका एक और जो चल रहा है वो है दीवार पत्रिका अभियान, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा भी था कि आप दीवार पत्रिका अभियान, इसका क्या पीछे, इसके क्या कारण है? जी,
हाँ, इस पर मैं जरूर थोड़ा सा विस्तार से बात रखना चाहूंगा, क्योंकि एक तरह से ये कहना चाहिए कि ये शैक्षिक दखल परिवार का या जो शैक्षिक दखल समिति है, ये भी मैं यहाँ पर बता दूं कि हम केवल शैक्षिक दखल पत्रिका नहीं निकालते हैं, बल्कि हमारा एक संगठन भी है जो शैक्षिक दखल समिति के नाम से जाना जाता है। और शैक्षिक दखल समिति के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिनमें से एक उद्देश्य यह है कि बच्चों के अंदर रचनात्मकता का हम कैसे विकास करें, पढ़ने की आदतों का कैसे विकास करें। तो उसी उद्देश्य से हमने दीवार पत्रिका को एक टूल के रूप में, एक माध्यम के रूप में चुना। और ऐसा नहीं है कि हमारे से पहले कभी कहीं दीवार पत्रिका न निकल रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉल मैगजीन बहुत पहले से निकलती आ रही है, और विशेष रूप से उच्च शिक्षा में या महाविद्यालय में तो युवा बहुत अच्छी वॉल मैगजीन बहुत पहले से निकालते आ रहे हैं। लेकिन हमने इसके साथ कुछ काम किए। एक तो हमने दीवार पत्रिका को केवल अपने विद्यालयों तक सीमित नहीं रखा। ऐसा नहीं कि मैं दीवार पत्रिका केवल अपने विद्यालय में निकाल रहा हूँ या मेरे अन्य शिक्षक साथी केवल अपने विद्यालय तक ही दीवार पत्रिका निकालने तक सीमित है, ऐसा नहीं है। बल्कि हमने इसको एक अभियान के रूप में लिया है। इसको आप ये कह सकते हैं कि शैक्षिक दखल समिति का एक अभियान है ये, जिसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक विद्यालयों तक इस टूल को ले जाया जाए, और ताकि बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का एक मंच उन्हें मिले, और इसके माध्यम से बच्चे अपना भाषाई कौशल बढ़ा सकें, दक्षताएं बढ़ा सकें, और साथ ही तमाम और मूल्यों का भी ये विकास करती है दीवार पत्रिका। तो हमने एक तो इसको अभियान के रूप में शुरू किया, और इसका सोशल मीडिया के माध्यम से खूब प्रचार प्रसार किया। और हर शिक्षक जो इस अभियान के साथ जुड़ा है, वो ये कोशिश करता है कि वो अपने विद्यालय में इस पत्रिका को निकालने के साथ साथ अपने पड़ोस के विद्यालय में भी इस बात को ले जाए, अन्य शिक्षकों को भी प्रेरित करे। और इसी का परिणाम है कि आज पूरे देश भर में विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयों तक यह पत्रिका निकल रही है। लगभग 1000 से अधिक विद्यालयों में, जो मेरी जानकारी है, जो हमारा एक फेसबुक में एक समूह है, एक पेज बना रखा है हमने, ग्रुप दीवार पत्रिका एक अभियान नाम से, तो उससे तमाम देश भर से शिक्षक साथी जुड़े हैं। तो उसके द्वारा जो हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं, तो हमें लगता है कि लगभग 1000 से अधिक विद्यालयों में आज यह दीवार पत्रिका निकल रही है। और दूसरी बात, जो हमने दीवार पत्रिका को हम एक अतिरिक्त गतिविधि के रूप में नहीं करते हैं विद्यालयों में, बल्कि ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। अच्छा। उसको हम ये नहीं कि केवल जब बच्चे को समय होता है तो वो कुछ कहानी कविताएं लिखकर उसमें चिपकाएगा, केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। बल्कि यदि मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए दीवार पत्रिका को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया है, और उसको, ताकि उसको रोचक और प्रभावशाली बनाया जा सके, और बच्चे के अंदर जो आलोचनात्मक विवेक पैदा करने का एक माध्यम इसको बनाया गया है। बच्चे कोई पाठ पढ़ते हैं और उस पाठ को पढ़ने के बाद उसमें तमाम विधाओं में अपनी रचनाएं तैयार करते हैं। यदि मैं राष्ट्रीय आंदोलन का पाठ पढ़ा रहा हूँ सामाजिक विज्ञान में, तो उसके बाद ये कोशिश होती है कि उस पाठ से संबंधित कुछ कहानियां, कुछ कविताएं, लेख, संस्मरण, यात्रा वृतांत आ जाए, तमाम विधाओं पर एक दीवार पत्रिका तैयार की जाए। तो एक इसी बात तरह से बताइए आप मुझे कि जैसे कि विभिन्न विषयों में लोग अलग-अलग टीचर्स जाते हैं, है ना? वो अलग-अलग विषय पढ़ा रहे हैं। तो हर विषय की अपनी-अपनी दीवार पत्रिका है, या एक ही दीवार पत्रिका में जैसे जो 15 दिन में बन रही है उसमें सारे सब्जेक्ट्स का आ जाता है? कैसे कर रहे हैं? जी, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा, और इस बारे में मैं कहूँगा कि अलग-अलग विद्यालयों में इसकी अलग-अलग तरह की स्थितियां हैं। कहीं पर तो पूरे विद्यालय की एक पत्रिका निकलती है, और जिसमें तमाम विषयों को शामिल किया जाता है। और कहीं पर यह है कि विषयवार पत्रिकाएं निकल रही हैं, और हर कक्षाध्यापक और हर विषयाध्यापक अपने विषय से संबंधित अलग से पत्रिका निकाल रहे हैं। और कहीं ये भी हो रहा है कि एक और कक्षाओं की पत्रिकाएं निकल रही हैं, वो विषयों से जुड़ी हैं, और दूसरी ओर पूरे विद्यालय की एक पत्रिका साथ में निकल रही है। तो अलग अलग इसको देख सकते हैं आप, अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग रूप में ये देखी जा सकती है।
और लेकिन जोर हमारा इसी बात पर रहता है, क्योंकि अधिकांश शिक्षकों का ये कहना होता है कि भाई देखिए, हमारे पास तो ऑलरेडी ही इतने काम होते हैं, इतनी विषय हमको पढ़ाने होते हैं, उसके बावजूद यदि हम आप कहें कि हमसे दीवार पत्रिका भी तैयार करवाइए बच्चों से, तो ये तो हमारे लिए बहुत कठिन काम है, हमारे पास तो ऑलरेडी समय ही नहीं है। तो हमने कहा भाई इसके आपको अतिरिक्त तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो आपके कक्षा शिक्षण का ही एक हिस्सा है। आप यदि हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उसको पढ़ाते हुए ही आप बहुत सारी रचनाएं हैं बच्चों से तैयार करवा सकते हैं। आप गणित पढ़वा रहे हैं, आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, उसी दौरान आप भाई विज्ञान का आपने प्रयोग किया, उसके बाद आप बच्चों से ये कह सकते हैं कि भाई जो प्रयोग हमने किया ये पूरा अनुभव आप लिख दीजिए, और वही अनुभव आपकी दीवार पत्रिका का हिस्सा बन जाता है। बच्चे कहीं भ्रमण में जाते हैं, विज्ञान की कोई यात्रा है, और उस भ्रमण के बारे में वो यदि यात्रा वृत्तांत लिखते हैं तो वो दीवार पत्रिका का हिस्सा हो जाता है। तो उसको हम अलग से एक कोई गतिविधि नहीं बना रहे, बल्कि उसको अपनी कक्षा शिक्षण का ही हिस्सा बनाते हैं। इससे बच्चों को दोहरा लाभ होता है, एक तो उनको अभिव्यक्ति का मंच मिलता है, दूसरा वो अपने विषय को और बेहतर तरीके से वो व्यवहारिक रूप में उसको सीख रहे होते हैं। अब आप इसको एक उदाहरण से मैं यदि यहाँ पर रखूं तो ज्यादा स्पष्ट होगा कि जब मैंने फ्रांस की क्रांति बच्चों को पढ़ाई, तो उसके बाद मैंने बच्चों को एक काम दिया, मैंने कहा आप कल्पना कीजिए कि आप उस दौर में थे और आपने फ्रांस की यात्रा की अपने मम्मी पापा के साथ या अपने दोस्तों के साथ, तो आपने इस यात्रा वृत्तांत में फ्रांस में क्रांति के दौरान जो जो देखा उसका वर्णन करना है आपने। तो बच्चों ने बहुत रोचक तरीके से वो वर्णन किए कि कैसे वो वहां पहुंचे और उन्होंने क्या देखा, क्योंकि उससे पहले बच्चा फ्रांस की क्रांति को पढ़ चुका है और उस दौरान क्या क्या घटनाएं हुई वो जान रहा है, तो उन घटनाओं को वो जोड़ देता है कि जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि लुई 16वां जो है वो राजगद्दी पर बैठा था और उसके प्रति लोगों में बड़ा आक्रोश था, और लोग जगह जगह जुलूस निकाल कर राजा के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। और ये ना मैंने एक देखा तरह कि से ये एक्सपीरियंशियल जी लर्निंग हो गया, जो आपने पढ़ाया बिल्कुल उसको अब उन चित्र के रूप में आ गया उनके बिल्कुल सामने, बिल्कुल और वो वहां से जा रहे हैं और फील कर रहे हैं उस चीज को, जी है ना। जी जी ये एक तरह जी ड्रामेटाइजेशन इंटरनलाइज हो गया उनके, है ना। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल दूसरी ये बात और भी अच्छी लग रही है कि इसमें समूह में बच्चे काम करते हैं। जी जो जी सामूहिकता, जो आज की बेसिक अभी रिक्वायरमेंट यही है कि इकट्ठे मिलकर काम करना सामूहिक विकास के लिए, सबके लिए बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरी है। तो ग्रुप एक्टिविटी भी अच्छी हो जाती है। इसमें भी तालमेल बिठाना मुश्किल होता है कि नहीं मुझे तो ये रखना है, मुझे यहाँ रखना है, लेकिन फिर सहमति एक आ जाना और इसको प्रेजेंटेबल बना लेना, ये अपने आप में कला है जो बच्चे अपने आप। और चूंकि देखिए 15 दिन में शायद एक बार निकल रही है, तो अगली बार जी फिर दूसरे बच्चों को चांस मिल रहा है कि वो अपनी बात रख सके, तो वो आपस में भी लीडरशिप की भावना हो जाती है कि इस बार मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल अगली बार तुम देख लेना। और बहुत कुछ इससे फर्क पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मैंने भी अपनी क्लास में बनवाया था, और मैंने ये सब वहां से इनपुट लिया कि इस तरह से ऐसा यहाँ पर ये डेवलपमेंट देखी जा रही है। जी तो जी इसी जी तरह से आप पुस्तकालय अभियान भी चला रहे हैं। अब ये भी मतलब आप वाकई एजुकेशन फील्ड में एक एक्टिविस्ट का काम कर रहे हैं। ये भी करना है, ये भी करना है, काफी आप प्रयास कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव और बच्चों की मानसिक स्तर थोड़ा और बेहतर हो उसके लिए। जी जी ये इसके बारे में क्योंकि बताएं। मैं ये मानता हूँ कि जो पुस्तकालय और दीवार पत्रिकाएं हैं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए मामले हैं। पढ़ने के लिए लिखना और लिखने के लिए पढ़ना, ये जब दोनों होगा तब हम बच्चे के अंदर पढ़ने की आदत भी विकसित कर सकते हैं और लिखने की आदत भी विकसित कर सकते हैं। तो इस दीवार पत्रिका अभियान के ही दौरान हमें ये लगा कि बच्चे पुस्तकालय का अच्छा इस्तेमाल करें और अधिक से अधिक किताबें पढ़ें, क्योंकि वो जब पढ़ेंगे तब लिख पाएंगे। तो हमें लगा कि छोटे छोटे पुस्तकालयों की जरूरत है, और उन्हीं बच्चों के माध्यम से जो दीवार पत्रिका संपादक मंडल से जुड़े हुए बच्चे थे, उन्हीं के माध्यम से हमने गांव में पुस्तकालयों की शुरुआत करने के लिए उनको प्रेरित किया। और बच्चों के सामने जब हमने ये प्रस्ताव रखा तो बच्चों को अच्छा लगा और वो आगे आए, उनको लगा कि हाँ हम इस काम को करना चाहेंगे। और बच्चों ने ही गांव में जाकर फिर कोई ऐसा स्थान चुना कि जहां पर पुस्तकालय शुरू किया जा सकता है। अपने गांव के ग्राम प्रधान से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जब सहमति बन गई तो उन्होंने लौटकर मुझे बताया कि भाई
हमारे इस गांव में हम अपना पुस्तकालय खोलना चाहते हैं। तो फिर हमने उनके लिए पुस्तकों का इंतजाम किया। तो फिर लौटकर बच्चों ने खुद गांव में एक दिन तय किया कि इसका लोकार्पण किया जाए, और तमाम अतिथियों के रूप में अपने गांव के बुजुर्गों को बुलाना, ग्राम प्रधान को बुलाना, विशिष्ट लोगों को बुलाना, और खुद उस बैठक का संचालन करना। ये तमाम काम बच्चों ने खुद करने शुरू किए, और एक नहीं लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव में ये बच्चों के द्वारा पुस्तकालय शुरू किए गए। और इसका असर ये हुआ कि आसपास के जो बड़े लोग भी थे, जैसे मैं अपने देवलथल क्षेत्र की ही बात बताऊं, वहां पर एक स्वयंसेवी संस्था काम करती है। जब उन्होंने बच्चों के इन कामों को देखा तो उनको लगा भाई जब बच्चे ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और उन तमाम लोगों ने, अभिभावकों ने मिलकर देवलथल क्षेत्र में एक पुस्तकालय की शुरुआत की उन्होंने, और इसकी प्रेरणा बने हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे। और आज इवन बहुत इससे तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना भी आती है, नहीं जी कैसे बिल्कुल चलाना है। बिल्कुल अच्छा, सोच जिम्मेदारी, विचार शुरू हो जाता है, हम इसको और बेहतर बिल्कुल कैसे बनाएं, और क्या एक्टिविटीज करें, और कौन सी किताबें आए, बहुत सारा मंथन यहाँ पर हो रहा है। और सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये बातें फैलने लगी तो अन्य क्षेत्रों के जो जागरूक शिक्षक थे, अभिभावक थे, उनको भी लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छा काम है, क्यों ना हम भी अपने क्षेत्र में करें। जैसा कि हमारे साथी यहाँ कमलेश अटवाल जुड़े भी हैं, और उन्होंने नानकमत्ता में बहुत अच्छा प्रयोग किया इस सब का। और वहां पर तो 20 से अधिक सामुदायिक पुस्तकालय बच्चों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जी। और बहुत चुनौतियां भी उनके सामने आ रही हैं, लेकिन उन चुनौतियों से जूझते हुए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और अपने बड़ों को एक तरह से पाठ पढ़ा रहे हैं। तो बहुत ये बहुत बढ़िया। बड़ी बात है। और ये जो पुस्तकालय हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये केवल वहां पर पुस्तकों का लेन देन ही नहीं होता है, बल्कि वो एक गतिविधि केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। वहां तमाम तरह की गतिविधियां हो रही हैं, बच्चों के साथ बैठकर कहानियां, स्टोरी टेलिंग चल हाँ। रही है, या वहां पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं हो रही हैं, या वहां पर विभिन्न जो राष्ट्रीय दिवस हैं उन अवसरों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और यहाँ तक कि एक बार हमने जब अपने क्षेत्र में लोक कथा यात्रा का एक प्लान बनाया, तो उस यात्रा का पूरा इंतजाम, मतलब कहाँ कहाँ उस लोक कथा यात्रा के दौरान लोक कथा चौपालें लगेंगी, क्या बात है। और उन चौपालों में कौन बड़े बुजुर्ग आएंगे, कैसे वहां पर बैठक व्यवस्था होगी, ये सारी व्यवस्था इन पुस्तकालय से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, जो अपने गांव में बाल पुस्तकालय का संचालन कर रहे थे, उन बच्चों ने ये पूरी व्यवस्था की वहां पर। बहुत सुंदर, और बहुत ही प्रेरणादायक। जब हम लोक कथा यात्रा में निकले तो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे गांव जाना हुआ, और उसमें बच्चे भी, एक गांव के बच्चे दूसरे गांव तक आ रहे हैं, दूसरे गांव के तीसरे गांव में आ रहे हैं। मिलना वहां जुलना सारे हो रहा है। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, वो लोक कथाएं सुना रहे हैं अपनी बोली भाषा में, और बच्चे उनको नोट कर रहे हैं। इसी तरह की गतिविधि यदि नानकमत्ता की बात मैं फिर करूं, तो वहां पर उन्होंने बाल मेले कर दिए, वहां पर विज्ञान मेला, गणित मेला, ये एक तरह से पुस्तकालय से जुड़े हुए बच्चों के ही द्वारा वहां पर क्या करवाए बात गए। इसी तरह से रामनगर क्षेत्र में हमारे साथी नवेंदु मठवाल जी कर रहे हैं, और हल्द्वानी रानीबाग में हमारे शैक्षिक दखल के संपादक साथी दिनेश कर्नाटक जी कर रहे हैं, और भी साथी अपने अपने इलाकों में। हमारे ही जिले में इसका प्रभाव यह हुआ कि अब गांव में अन्य लोग भी अपने किसी आत्मीय जन की याद में जो है पुस्तकालय खोल रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि भाई आत्मीय जन की याद में कोई स्मारक या एक मंदिर या दूसरी चीजें बनाने के साथ साथ ये भी एक काम हो सकता है। तो लोग आगे आ रहे हैं और चीजें फैल रही हैं। तो हमें लगता है कि यदि गांव में शिक्षा का वातावरण बनाना है, क्योंकि मेरी एक यह भी मान्यता रही है कि यदि आप अपने स्कूल में बेहतर वातावरण चाहते हैं शिक्षा का, तो केवल स्कूल में बेहतर वातावरण बनाकर नहीं होगा, बल्कि उन मोहल्लों में, गांव में भी बेहतर वातावरण बनाना पड़ेगा जहां का बच्चा आपके विद्यालय में आ रहा है। बिल्कुल। तो और ये पुस्तकालय इस वातावरण सृजन का कार्य भी कर रहे हैं। अब देखिए वहां पर शाम को बच्चे आते हैं, बैठते हैं, और बच्चे ही उसको चला रहे हैं।
और एक दूसरे को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और एक पढ़ने का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। तो इस तरह से हमारी कोशिश है कि हम इस अभियान को गाँव-गाँव तक ले जाएँ, पहुँचाएँ कहते हैं ना, और दीप जो से भी दीप जलता है, तो आप भी यही कर रहे हैं, एक के बाद एक इतने सारे पुस्तकालय अब वो फैल रहे हैं, एक दूसरे को देखकर लोग और अपना भी चला रहे हैं। हर गांव में ऐसा होगा तो जी, पढ़ाई लिखाई का वातावरण बनेगा और एक जी, मेजर मैं यहाँ बदलाव पर एक दिखाई बात देगा। और जोड़ना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भई पुस्तकालय खोलने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मेज़, कुर्सी, कमरा और किताबें, विशेष रूप से किताबों की समस्या आती है। तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि अभी तक हमारे सामने न तो किताबों का कोई संकट पैदा हुआ, न जगह का कोई संकट पैदा हुआ। तमाम देश भर से तमाम लोग जो है किताब देने के लिए तैयार हैं, डोनेट करने के लिए तैयार हैं हम्म। या फिर उसके लिए आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हैं। बस ज़रूरत है पहलकदमी लेने की। आप यदि एक बार शुरू कर देते हैं अपने गाँव में तो फिर लोग आपसे जुड़ने लग जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तो बहुत अच्छा कार्य है, भई इसको तो किया ही जाना चाहिए। इसी तरह से और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पुस्तकालय के आपको 5,000 या 10,000 किताबें चाहिए। आप 100 किताबों से भी एक पुस्तकालय शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल एक बिल्कुल। झोले में किताबें रखकर भी बच्चों के बीच है। हम तो ये भी काम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि 100 किताबों का या 50 किताबों का सेट बनाया, यदि इस महीने हमने उसको पहली लाइब्रेरी को दिया, तो दूसरे महीने हम उसको दूसरी लाइब्रेरी को दे देते हैं क्या बात और है, उनको दूसरा सेट दे देते हैं। बहुत फिर सही है। तीसरे महीने आदान तीसरे को चला प्रदान हो गया जाता है। किताबों का, झोलों का, इधर से बिल्कुल, इधर बटन आदान-प्रदान हो दबाना, जाता बहुत है बढ़िया। वहां के बच्चे ना? वो पढ़ रहे हैं, मतलब बहुत बड़े रूप में निकल के आएगा। थोड़े ही जी, और वर्ष, एक दो वर्ष और में आप देखेंगे बिल्कुल कितना इसका प्रभाव देगा। और फिर और बच्चे लिखते हैं, उसको पढ़कर अपनी समीक्षा देते हैं, भाई ये किताब अच्छी बिल्कुल, लगी, बोलते हैं। तो फिर क्या है, जब वो बोलते हैं ना, तो बाकी बच्चे सुन रहे हैं, तो वो भी प्रेरणा बिल्कुल, लेते हैं कि मैं भी पढ़ूंगा। और ये पढ़ना जरूरी है, सबसे बड़ी बिल्कुल। बात है, पढ़ना जरूरी। तो महेश जी, आप पहले ये देखिए कि आप दीवार ये भी निकाल रहे हैं, शैक्षिक दखल भी निकाल रहे हैं, दीवार पत्रिका भी चला रहे हैं, पुस्तकालय अभियान भी कर रहे हैं, और अब हाल में आपने ये शिक्षा के सवाल भी लिखे। तो मैंने और कितनी चीजें हैं अभी भी अंदर की, आपने इतने सवाल जो आपने किताब में लिखे हैं। तो अब उसकी बात थोड़ी करते हैं कि किस तरह के सवाल आपके मन में आए कि आपको लगा कि मुझे किताब तो लिखनी ही पड़ेगी। हाँ, शिक्षा के सवाल की जो एक किताब है, ये दरअसल मेरे अब तक के अनुभवों का एक निचोड़ इसको आप कह सकते हैं और समय-समय पर मैंने जो तमाम शिक्षा संबंधी आलेख लिखे या मेरी डायरी के कोई हिस्से रहे या अनुभव रहे, उन तमाम सामग्री को मैंने इस किताब में संकलित किया है और यह किताब एक शिक्षक के दैनंदिनी भी आप इसे कह सकते हैं और शिक्षक के साथ होने वाले तमाम खट्टे-मीठे अनुभवों का संकलन भी इसे कह सकते हैं और एक शिक्षक के मन में उठने वाले तमाम सवाल भी इसमें आप देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये केवल मेरे व्यक्तिगत सवाल नहीं हैं, बल्कि उन तमाम शिक्षकों के सवाल हैं जो सरकारी स्कूलों में रहते हुए जो नई चुनौतियाँ उनके सामने आती हैं और सरकारी स्कूलों के अलावा जो अन्य विद्यालयों में रचनात्मकता को लेकर, भई आज लगातार ये ज़रूर है कि साक्षरता बहुत अधिक बढ़ गई है, लेकिन बच्चों में रचनात्मकता लगातार कम कम होती हो जा रही है। रही है। और उस रचनात्मकता के कम होने के क्या कारण हैं, उसकी पड़ताल करने की हमने इसमें कोशिश की है कि क्यों बच्चों में सृजनशीलता नहीं विकसित हो पा रही है और उस सृजनशीलता को खत्म करने के पीछे कौन-कौन से कारण हैं। हम्म। इस सवाल को हमने इसमें देखने परखने की कोशिश की है। उसी तरह से एक भयमुक्त वातावरण में सृजन की बात है या शिक्षण की बात है, वो उसमें क्या चुनौतियाँ हैं और वो क्यों ज़रूरी है? यदि वो नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हैं? या आज की जो परीक्षा का सवाल है, आज जिस तरह से पूरी शिक्षा जो है परीक्षा केंद्रित होकर रह गई है और जो स्कूल हैं वो परीक्षा कराने के केंद्र मात्र बनकर रह गए हैं।
आप देख रहे हैं कि हर महीने एक परीक्षा बच्चा पूरी नहीं कर पाता है, उसके सामने फिर दूसरी परीक्षा का भय पैदा हो एक ही जाता दिन है। में 3 परीक्षा भी हो रही है, ऐसा भी हो बिल्कुल, रहा बिल्कुल। है क्योंकि तो कहीं न कहीं कुछ कोऑर्डिनेशन में कमी है, उसकी जी, वजह से भी जी। हो रहा है ऐसा। जब इतनी परीक्षाएँ बच्चे के ऊपर थोप दी जाएँगी और उससे फिर हम कहें कि भई तुम सोच विचारो, कल्पना करो, अपने मन पसंद की चीज़ें करो, तो मुझे लगता है वो फिर केवल कहने वाली बातें रह जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में न तो शिक्षक रचनाशील रह पाता है और न ही बच्चा रचनाशील। तो अब हमने इस शिक्षक सवाल के को भी पास उसमें इतने पेपर्स होंगे, तो बिल्कुल, वो कहाँ पेपर चेक करेंगे या उनकी बातों के बारे में सोचेंगे या और अपना अन्वेषण करेंगे या कुछ जी, देखेंगे कि मैं जी, कोई जी। किताब लेके जाऊँ, संभव नहीं है। बिल्कुल। इन तमाम बातों को हमने इसमें उठाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक भाषा जो शिक्षण का माध्यम है, वो भी एक बड़ा सवाल है। इस पर एक बड़ी बहस है, क्यों आखिर मातृभाषा शिक्षण का माध्यम होना चाहिए या परवेशी भाषा को शिक्षण का माध्यम होना चाहिए और क्यों अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम बनाया गया है? पूरे देश में एक तरह से ये अंग्रेजी माध्यम के रूप में जिस तरह से छा गई है, वो क्यों है? इस सवाल को भी देखने की कोशिश की है। इसके अलावा भई बच्चे का जो पहला स्कूल है, उसका क्या महत्व होता है? पहले स्कूल का जब आप चयन करते हैं, तो उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? या बाल कार्यशालाएँ जो आज यह भी एक बाज़ार का पैसा कमाने का धंधा बन गया। आज बच्चों के लिए गर्मियों में, जाड़ की छुट्टियों में वर्कशॉप होने लगे। लेकिन आप देखिए उन वर्कशॉप्स में हो क्या रहा है? क्या वो बच्चों की रचनाशीलता को उभारने के लिए हो रही है या उनमें भी वही सारी चीज़ें हो रही हैं जो कक्षा के अंदर होती थी? केवल वहाँ पर आपने बच्चों को इकट्ठा कर दिया और बच्चों की वो जो छुट्टी का मज़ा था वो भी आपने छीन लिया। तो इस पर भी हमने प्रश्न खड़ा किया कि आखिर जो बाल कार्यशालाएँ होनी होती हैं, वो कैसी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? पढ़ने का सवाल है, बच्चे को पढ़ने की आदत क्यों नहीं है? बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? इन तमाम सवालों को इसमें उठाने की और उसको जो अपना अनुभव है उसमें शेयर करने की कोशिश की गई है और दीवार पत्रिका को लेकर भी इसमें एक चैप्टर है। कैसे, क्यों दीवार पत्रिका कैसे निकाली जाए, क्यों निकाली जाए, अच्छा, उसके क्या उद्देश्य होनी चाहिए, क्या दीवार पत्रिका है। इसी तरह से लगभग 29 चैप्टर इसमें हैं और इन 29 चैप्टरों के माध्यम से हमने शिक्षा से जुड़ी हुई विभिन्न बातों को छूने की हाँ, एक बड़ा सवाल वैज्ञानिकता का भी। बिल्कुल। आज देखिए लगातार जितने अधिक हम पढ़े-लिखे होते जा रहे हैं, बड़ा दुःख होता है कि उतने अधिक हम दकियानूसी भी होते जा रहे हैं। जो वैज्ञानिक अप्रोच होना चाहिए, जो और वो केवल विज्ञान विषय का मामला नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ मामला है। क्यों आखिर ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम बच्चों के अंदर विकसित नहीं कर पा रहे हैं? इसी तरह का सवाल है लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल है। आज इस तरह से जातिवाद, सांप्रदायिकता या लैंगिकता के जो सवाल हैं, पढ़ने-लिखने के बावजूद भी, इतनी शिक्षा के बावजूद भी क्यों हम इतने अधिक जातिवादी होते जा रहे हैं, सांप्रदायिक होते जा रहे हैं, क्षेत्रवादी होते जा रहे हैं? मतलब तमाम संकीर्णताएँ हमारे अंदर घर कर गई हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा? तो इस पर भी विचार करने की जबकि हमारे तमाम जो शिक्षा के दस्तावेज हैं, वो वैज्ञानिक चेतना की बात करते हैं, वो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं। यदि हम एनसीएफ 2005 की बात करें तो उसमें उसका एक मार्गनिर्देशी सिद्धांत ही ये है 5वां कि लोकतांत्रिक मूल्य और एक धर्मनिरपेक्ष मूल्य बच्चे के अंदर पैदा करना। लेकिन कहाँ? क्या हो रहा है ये? आप दिन-प्रतिदिन देखिए हम और पीछे की ओर जा रहे हैं, हमको जाना चाहिए था आगे की ओर। भाई ठीक है, धर्म, परंपरा और संस्कृति अपनी जगह उसका महत्व होगा। लेकिन उसमें भी तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अंधविश्वास या रूढ़वादिता में क्या अंतर है भई, उसको दूर करने की कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी ना। यदि हमें शिक्षा पीछे की ओर ले जा रही है, उस समय में ले जा रही है जहाँ ये तमाम जो नया ज्ञान था वो नहीं था, तो ऐसा क्यों हो रहा है? उन सवालों को उसी तरह से जो सरकारी शिक्षा में जो गड़बड़ियाँ हैं कि भाई सरकारी शिक्षा में एक शिक्षक के भरोसे 5 कक्षाएँ छोड़ देना और उससे तमाम तरह के काम लेना और सरकारी शिक्षा को कमज़ोर करते हुए समान शिक्षा की बात करना, कैसे समान शिक्षा होगी? जब समान शिक्षा हमें लगता है कि सरकारी शिक्षा के बिना समान शिक्षा तो संभव ही नहीं है। जिस दिन पड़ोस के स्कूल की अवधारणा
पूरी तरह से धरातल में उतारी जा सकेगी, उसी दिन समान शिक्षा भी कहीं न कहीं समाज में स्थापित होगी। तो इन तमाम सवालों को, या इधर वाउचर प्रणाली जो शुरू हुई है, रोज़गार और कुछ किताबों की समीक्षा भी हमने इसमें शामिल की है। तो ये कुछ शिक्षा के सवाल की बात है। तो बहुत तो मुझे ही लगता है कि सार्थक चर्चा रही आज, आपके बारे में बहुत कुछ जाना, और आप वाकई बहुत डिटेल में, काफ़ी डीप जाकर आप बातचीत कर रहे हैं, और अपने अलग अलग आपके जो अभियान है, चाहे शैक्षिक दखल हो, दीवार पत्रिका हो, पुस्तकालय अभियान हो, जैसे आपकी ये किताबें हैं, तो ये सभी, इवन आप कविताएं भी लिखते हैं, आपका वो पक्ष फिर हम और भी किसी दिन अब लेंगे कि किस तरह की जी, कविताएं, क्योंकि लंबा हो रहा है हम लोग का कार्यक्रम। जी, जी, तो जी, जी। बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पर आए और इतनी सार्थक हमारी चर्चा रही, उसके लिए वाकई एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और ये संवाद का एक अवसर दिया। और तमाम उन साथियों को भी धन्यवाद जो इस मंच में हमसे जुड़े हुए हैं, इस समय हमारी बातचीत के हिस्सेदार हैं। अच्छा होता यदि हम उनसे भी संवाद कर पाते, लेकिन समय की अपनी अभी हम बाध्यताएँ हैं करेंगे उनके साथ और संवाद। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ, और आगे ये संवाद इसी तरह से जारी रहेगा। और आप जो अपने इस चैनल के माध्यम से और उषा छाबड़ा फाउंडेशन के माध्यम से जो आप काम कर रहे हैं, जो इस संस्थान के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, वो बेहतरीन है। और निरंतर जिन मुद्दों को लेकर हम काम कर रहे हैं, हमारी जो चिंताएँ हैं, आपकी भी वही चिंताएँ हैं, और हम कहीं न कहीं समान धर्मा लोग हैं और एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं कि भयमुक्त वातावरण हो, एक सुंदर बचपन हो, है ना? ताकि एक आने वाला समाज जो सोचने, विचारने वाला विवेकशील समाज बने। और मुझे लगता है कि ये जब विवेकशील समाज होगा, तभी एक शांतिपूर्ण समाज भी हम बना सकते हैं। एक अहिंसक समाज भी तभी होगा, क्योंकि जहाँ विवेक नहीं होगा, वहाँ हिंसा होगी, और जहाँ विवेकशीलता होगी, वहाँ अहिंसा होगी, और जहाँ अहिंसा होगी, वहाँ शांति होगी, और जहाँ शांति होगी, एक सुंदर समाज होगा। तो इस दिशा में आप भी काम कर रहे हैं, और आप बेहतरीन, आपकी जो स्टोरी टेलिंग का काम है, मैं तो लगातार उनको सुनता रहता हूँ और अपने शिक्षक साथियों से भी शेयर करता हूँ। तो वो बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। हम मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाएँगे और बिल्कुल। एक बेहतर समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएँगे। बस इसी आशा के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।